सभी को नमस्कार। हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन G7 के विषय में चर्चा करेंगे और जो भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे G7 का गठन, पहले ये G6 था, G6 से G7 कैसे हुआ, फिर G8 हुआ, फिर से ये G7 हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा, परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं इनसे संबंधित, कि जैसे कि प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य है वर्तमान में, कौन सा नहीं है, इस तरह के प्रश्न। या फिर अभी हाल ही में G7 का सम्मेलन कहाँ हुआ, या 2019 का सम्मेलन कहाँ हुआ, 2020 का सम्मेलन क्यों स्थगित कर दिया गया, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न जो हैं इनसे जुड़े हुए हम लोग जानेंगे और मैप के द्वारा इसको समझेंगे, इनके देशों को, इनकी स्थिति को। तो आइए देखते हैं G7। तो देखिए, सबसे पहले जो है, जब बात इस संगठन की होती है तो जैसे कुछ संगठन के और हम नाम ले सकते हैं, जैसे सार्क है, आसियान है, ब्रिक्स है और G20 है। तो जो भी संगठन बनाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, इनमें देखा गया है, जैसे जब सार्क की बात होती है तो उसमें एक दायरा बनाया गया कि कौन से देश इसके सदस्य हो सकते हैं। ऐसे आसियान का एक दायरा है, ब्रिक्स का एक दायरा है। उसी तरह से G7 जो है, उसमें विकसित जो देश हैं, पूरे विश्व में जो बहुत ही विकसित देश हैं, संपन्न देश हैं, उन देशों का ये संगठन है। पहले क्या हुआ कि इसमें 6 देश थे, 1975 में ये इस्टेब्लिश हुआ। तो पहले हम लोग इसके 6 देशों को समझेंगे। तो G6 पहले इसका नाम था। होता क्या है कि इसको समझने के लिए एक मैप का हम लोग सहारा लेंगे। जैसे यहाँ पर एक मैप हम बनाएंगे। इस मैप के द्वारा इसके देशों को हम देखेंगे कि कैसे जो है ये G6 के देश जो है इन्होंने इस संगठन को बनाया। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि जब G6 देशों की बात होती है तो G6 में 6 कंट्रीज़ हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें अफ्रीका का कोई कंट्री नहीं होगा, ये अफ्रीका है। साउथ अमेरिका का कोई कंट्री नहीं होगा। दक्षिण एशिया जो है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दक्षिण एशियाई देश, इसमें कोई भी नहीं है। होता क्या है, 1975 में, जैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ 1945 में, उसके बाद में धीरे धीरे जब संगठन की बात हुई, तो ये जो संगठन है इसमें वो देश हैं, इसमें यूरोप है, ये यूरोप है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। यूरोप में क्या है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में यहाँ पर देश है वो है फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस में पहला सम्मेलन हुआ और फ्रांस इसका संगठन का सदस्य है। उसके बाद यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये इटली है, इटली इसका सदस्य है। यहाँ पे जर्मनी है, जर्मनी इसका सदस्य है। और ये जो है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम इसका सदस्य है। 4 देश तो ये यूरोप के हो गए। यहाँ पर ये यूएसए है और ये यूएसए जो है इसका सदस्य है। एशिया में यहाँ पे जापान। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो देश हैं, ये सबसे शुरू में G6 में थे। 1975 में पहला सम्मेलन फ्रांस में हुआ था। अब आप ध्यान से देखो तो ये सभी देश जो है उच्च अक्षांश में है, जापान
और ये जितने ये देश यूरोप के जितने हैं उच्च अक्षांश में यूएसए भी। जो निम्न अक्षांश है नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, इसका कोई भी देश इस संगठन का सदस्य नहीं है। अब बात आती है कि दक्षिण एशिया के देश, दक्षिणी गोलार्ध के देश इसमें क्यों नहीं सम्मिलित हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग विश्व में देखें तो सबसे अधिक जो समस्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। उसका कारण क्या है कि जनसंख्या बहुत अधिक है इन देशों में और उसकी तुलना में संसाधन कम है। वही अपोजिट है इधर, इन देशों में क्या है कि जनसंख्या कम है, संसाधन अधिक हैं, संपन्न देश हैं। इन देशों ने अपना संगठन बनाया, उसका नाम G6 दिया। आगे चलकर क्या होगा, 1976 में इसमें कनाडा सम्मिलित हो गया। ये कनाडा है। तो इस तरह से ये G6 से जो है अब ये क्या होगा, पहले G6, अब ये हो गया G7। इसके बाद क्या होगा कि इसमें रसिया को सम्मिलित किया गया। ये रूस है जो कि यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। तो रूस भी सम्मिलित हो गया। तो इस तरह से ये हो गए G8, यानी कि 8 देश हो गए। रूस जो है वो सम्मिलित हुआ 1997 में। अब क्या होता है कि G8 यानी कि 8 देशों का यह संगठन है, विकसित देश, डेवलप्ड कंट्रीज। जो भी निर्णय लेना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण इन्हीं देशों द्वारा लिए जाते हैं। जो IMF है, WHO है, WTO है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो महत्वपूर्ण संगठन हैं, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, एक तरीके से देखा जाए तो इन्हीं देशों द्वारा ये संचालित होते हैं। लेकिन अब क्या होता है, इसमें एक समस्या आई। होता क्या है, ये G8 ऐसे ही चलता रहा। 2014 में क्या होता है कि यहाँ पर विवाद होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि इसको आपको समझना है एक मैप से। विवाद क्या होता है कि रूस जो है 2014 में इस संगठन का सदस्य नहीं रहा। तो अब देखो, पहले G6, 7, 8 और फिर से ये G7 हो गया। रूस 2014 में इसका सदस्य नहीं रहा, तो ये इसको हटा दिया गया, तो ये फिर से G7 बन गया। अब प्रश्न ये है कि ये रूस क्यों हटा। तो इसके पीछे जो है एक छोटी सी बात है, वो आपको समझनी है। यहाँ पर ये भूमध्य सागर है, ठीक है, और भूमध्य सागर से आगे ये जो भाग है ये काला सागर है, ठीक है, आगे कैस्पियन सागर है। तो ये जो काला सागर है, यहाँ पर एक देश है यूक्रेन, ठीक है, और ये तो रूस है ही, इधर यूक्रेन है। और इंडिया को अगर आपको थोड़ा सा यहाँ से समझना है तो ये पाकिस्तान, ईरान, इराक और तुर्क, ठीक है, यहाँ पे लास्ट यहाँ पे आएगा तुर्क। होता क्या है कि ये जो यूक्रेन है इसका एक यहाँ पे प्रायद्वीप है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये जो प्रायद्वीप है इसका नाम है क्रीमिया, ठीक है। यही क्रीमिया विवाद की स्थिति बना, इसी की वजह से रूस अलग हुआ। इसमें होता क्या है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये क्रीमिया एक तरीके से प्रायद्वीप है इस काला सागर में। ये काला सागर है, उसमें क्रीमिया प्रायद्वीप है। इस क्रीमिया को रूस ने जो है अपने अंडर में कर लिया, इस पर एक तरीके से कब्जा कर लिया, या कहा जाए यूक्रेन से इसको छीन लिया। तो इस तरह से ये जो विवाद था, अब ये अगर आप ध्यान से देखें तो जो G6 है, G7 है, G8 है, इसमें जो देश हैं उसमें ज़्यादा संख्या किसकी है, यूरोपियन कंट्रीज़ की। एक तरीके से यूरोपीय जो विकसित देश हैं उन्होंने ये संगठन बनाया। उसी में जब क्रीमिया, यूक्रेन यूरोप में, अब क्या होता है कि जब क्रीमिया जो है उसको कब्जा किया रूस ने, तो ये सभी देश जो है इन्होंने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन है, इन सब ने इसका विरोध किया और इस तरह से रूस को हटा दिया गया 2014 में। चूँकि होता क्या है कि इसके जो सम्मेलन होते हैं उसमें रूस ने पार्टिसिपेट होना बंद कर दिया और फिर ये क्रम से चलता रहा। 2018 में
ये सम्मेलन जो है कनाडा में हुआ, और 2018 में ये सम्मेलन कनाडा में हुआ। 2019 में ये सम्मेलन फ्रांस में हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, फ्रांस में ये बियारिट्ज में सम्मेलन हुआ। होता क्या है कि ये जो फ्रांस में जब सम्मेलन हुआ 2019 में, तो इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी वो थी भारत। अपना जो भारत है इसको इनवाइट किया गया। हालांकि भारत G7 संगठन का सदस्य नहीं है, भारत एक विकासशील देश है, लेकिन भारत को अगर हम लोग देखें तो भारत वर्ल्ड में इस समय 5वीं बड़ी इकोनॉमिक कंट्री है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। तो ऐसे में भारत भी जो है कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में है, तो भारत को यहाँ पर आमंत्रित किया गया। और फ्रांस में चूँकि पेरिस जो सम्मेलन हुआ था 2015 में COP21, उसमें भारत ने बहुत ही बढ़िया भूमिका निभाई थी, जो हमारा पर्यावरण है उसको लेकर के, और जो नवीकरणीय संसाधन है, अच्छे ऊर्जा है, उस पर जोर दिया गया था, सौर ऊर्जा पर जोर दिया गया था। सोलर अलायंस का जो संगठन है वो भी बनाया गया, जो हमारा भारत में उसका मुख्यालय है। तो इस तरह से भारत की महत्वपूर्ण भूमिका जो 2015 में फ्रांस पेरिस में जो सम्मेलन हुआ था COP21, उसकी वजह से भारत का प्रभाव अच्छा रहा। और कहीं न कहीं फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रों हैं, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया और वो वहाँ पहुँचे और भारत की स्थिति और मजबूत हुई। उसके बाद क्या होता है कि 2020 का ये सम्मेलन जो है USA में होना, अभी जून में होना था ये सम्मेलन। ये सम्मेलन 2 दिन का होता है प्रत्येक वर्ष, तो 10 से 12 जून को होना था, 10 और 11 या 11-12 जून को होना था। तो होता क्या है कि इस सम्मेलन में जो है ये स्थगित हो गया। ये सम्मेलन 2020 का स्थगित होने के पीछे 2-3 बातें रखी गई, 2-3 बातें बताई गई। पहली तो बात ये कि USA जो था कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सम्मेलन फ्लॉप है। ये संगठन जो है वो जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो सफल नहीं हुआ। जैसे आज WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सबसे बड़ा संगठन है स्वास्थ्य को लेकर के, और कोविड-19 जो इतनी बड़ी विपदा आ गई, इसको लेकर के जो है एक महामारी की तरह ये जो फैला हुआ है कोविड-19, उसमें WHO ने कोई विशेष अपनी भूमिका नहीं निभा पाई, कोई नियंत्रण इस तरह नहीं कर पाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इससे यही देश प्रभावित हुए। WTO है, व्यापार जो है सब जगह फेल हो गया, तो व्यापार में WTO भी को नहीं इनके नियंत्रण में, WHO से भी नहीं कुछ कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये संगठन जो है उस बहुत ही कमज़ोर दिखाई दिया जब इसकी ज़रूरत थी। तो इसलिए जब सम्मेलन 2020 का होना था तो यही सब देश समस्या से ग्रसित भी थे सबसे ज़्यादा, तो एक तरीके से स्थगित कर दिया गया। इसके पीछे लेकिन कुछ बातें और निकल के आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि इसमें जो है हम भारत नहीं सम्मिलित है, रूस की उन्होंने बात करी, इधर ऑस्ट्रेलिया की भी बात करी, और यहाँ पर जो है साउथ कोरिया है, जो दक्षिण कोरिया है, उसकी बात करी। तो ये 4 देश जो है, एक तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, और चौथा जो देश है भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देश हैं। एक और देश है जिसको, हाँ, रूस जो है, ये 4 देश यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रूस, ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण कोरिया। ठीक है, इन 4 देशों को एक तरीके से देखा जाए तो इनको सम्मिलित करने की बात चर्चा में बहुत रही। इस वजह से कहा गया कि रूस जो है वो अलग है, तो सम्मेलन उतना अच्छा नहीं रहेगा। ये एक प्रश्न उठा। दूसरा, एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें क्या होता है, जब ये सम्मेलन होता है तो वहाँ पर इन देशों के अलावा जो इस समय 7 कंट्रीज़ हैं, अदर जो देश हैं महत्वपूर्ण, उनको भी आमंत्रित किया जाता है, जो मुख्य होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भारत है उसको USA द्वारा आमंत्रित किया गया, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आई, एक हमारे देश के लिए एक मजबूत स्थिति उत्पन्न होती है। एक बढ़िया बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को निमंत्रित किया।
लेकिन ये सम्मेलन जो है स्थगित हो गया। अब ये है कि सितंबर में ये सम्मेलन होगा, ऐसा कहा जा रहा है कि 2020 में। तो शायद इसमें ऐसा हो कि भारत को भी जो है यहाँ पर इस सम्मेलन का सदस्य बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो अच्छा है। और 4 देशों के नाम निकल के आ रहे हैं, रूस, ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण कोरिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो अगर इसमें परिवर्तन होगा तो ये अब G7 से अगर ये 4 देश ऐड हो जाते हैं तो ये G11 हो जाएगा। अगर 3 देश ऐड होते हैं, रूस नहीं ऐड होता है, तो ये G10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे का भविष्य में है क्या होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना G7 के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही हम आपको जो है अदर सम्मेलन है, जैसे आसियान है, सार्क है, ब्रिक्स है, उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।